नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 22 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, साथ में आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे कवर करूंगा। वही हमेशा की बातें। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। साथ साथ मैं कुछ समय पे जो भी आपको अपडेट्स दूंगा चैनल से रिलेटेड, कोई नया टॉपिक कवर कर रहा हूँ उससे रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशंस, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करके थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। आपकी जितने भी जेन्युइन क्वेरीज होंगी उनका मैं आपको जवाब दूंगा। 8 अपोजिशन एमपीज सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा फॉर अनरूली बिहेवियर। आपको पता है दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन थे आपके राज्यसभा के, उन्होंने 2 फार्म बिल्स को पास कराया। उन फार्म बिल्स को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास कराया, ऐसा उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। पूरी न्यूज़ के लिए कल का करंट अफेयर्स देखिए, आज का एडिटोरियल देखिए, कल का एडिटोरियल देखिए। बहुत समय से इस न्यूज़ पे बात हो रही है। तो अभी ये जो रकस फैलाने के लिए और राज्यसभा में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए 8 अपोजिशन के मेंबर्स को रिमेनिंग सेशन ऑफ द मॉनसून से सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें कौन कौन है? तो भैया तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी हैं डेरेक ओ ब्रायन। अभी डेरेक ओ ब्रायन बहुत कॉमन नाम होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि अक्सर कर द हिंदू में डेरेक ओ ब्रायन द्वारा लिखे गए एडिटोरियल्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फिर डोला सेन, और भी कुछ मेंबर्स हैं, एपी के संजय सिंह, राजीव सतव, सैयद नसीर हुसैन, राजपुर बुरा। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। के रागेश, एलामरम करीम। उसके बाद आप देखोगे अपोजिशन पार्टीज ने जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है हरिवंश राज्यसभा के, इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराने की कोशिश की। किस बेसिस पे? कि ये संविधान के प्रोविजंस को नहीं मान रहे हैं, गलत तरीके से बिल्स को पास करा रहे हैं। जब एमपीज डिमांड कर रहे हैं कि किसी बिल पे वॉइस वोट के अलावा डिवीजन ऑफ वोट्स कराइए। डिवीजन ऑफ वोट्स का मतलब कि अगर वॉइस वोट पे कुछ क्वेरी आ रही है तो भाई ओरिजिनल वोटिंग करवा दो। मतलब वोट डलवा के आप डिसाइड कर लो कि कौन लोग इसको फेवर में वोट दे रहे हैं, कौन अगेंस्ट में वोट दे रहे हैं, तो पार्टी का स्टैंड ही पता चल जाएगा उस बिल के ऊपर। बट ये करने से मना कर दिया हरिवंश जी ने। इसके लिए इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की गई, लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस को मोशन को देने से पहले 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। तो एकदम से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो सकता। आप 14 दिन के नोटिस पीरियड देखिए, उसके बाद उसको कंसीडर किया जा सकता है। इसलिए इस बेसिस पे अभी के लिए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। सबसे कंट्रोवर्शियल बात जो राज्यसभा में निकल के आई कि डिन के बीच में, डिन मतलब अपोजिशन पार्टीज चिल्ला रही थी भैया, कसम से ऐसा लग रहा था जैसे मछली बाजार बन गया। और इस दिन के बीच में वॉइस वोट के थ्रू इन बिल्स को पास मान लिया गया। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल की जो रूलिंग पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, ये सब पार्टीज आपकी जो फार्म बिल्स हैं इनको अपोज कर रही थी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। अब जब फार्म बिल्स पास कर दिए गए, उसके बाद कुछ ना कुछ करके तो फार्मर्स को खुश करना है, लोगों को शांत करना है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉलीपॉप देने की बात की है। कहा है कि भैया व्हीट के एमएसपी में, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 2.6% का हम लोग हाइक कर रहे हैं। देखिए, ये जो फार्म बिल्स आए हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा डर है फार्मर्स को कि भाई देखिए, इन फार्म बिल्स के थ्रू जो एपीएमसी मंडी है ना, उस एपीएमसी मंडी की ताकत को कम करने की बातचीत करी जा रही है। अभी एपीएमसी मंडी के ऊपर इतना फेवर क्यों दिया जा रहा है? पहली बात, एपीएमसी मंडी के थ्रू सरकार की ताकत बनी है, राज्य की सरकार की। तो अगर एपीएमसी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडियां खुलेंगी तो उससे राज्य सरकार की ताकत घटेगी, पहली चीज। दूसरी बात, ज्यादातर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो प्रोक्योरमेंट होता है ना, वो इन्हीं एपीएमसी मंडियों में होता है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आप एपीएमसी मंडी की ताकत को खत्म कर रहे हो और प्राइवेट मंडीज उनके बाहर खुलवा रहे हो, तो ऑलरेडी एपीएमसी मंडी के अंदर जो धंधा कम हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखने को मिला है कि एपीएमसी मंडी के अंदर कम बिजनेस हो रहा है, वो और कम हो जाएगा। तो ये जो एमएसपी का रिजाइम है वो कमजोर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एमएसपी के रिजाइम के चलते सारा बवाल हो रहा है। सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई एमएसपी का रिजाइम चालू रहेगा, आप उसके लिए चिंतित मत होइए। बट कहीं ना कहीं सरकार अगर एपीएमसी की ताकत कम कर रही है, प्राइवेट मंडियां लेके आ रही है, तो प्राइवेट मंडियां में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो प्रोक्योरमेंट होने से रहा, वो प्रोक्योरमेंट ज्यादातर केस में एमएसपी मंडी, इसमें एपीएमसी मंडी में ही होता है। तो अब यहां पे भले ही सरकार
बार बार ये बोलने की कोशिश कर रही कि हम एमएसपी बंद नहीं करेंगे, एमएसपी बंद नहीं करेंगे, लेकिन इस समय पे सरकार पे ज्यादातर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। खासकर जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है, 2.6% एमएसपी बढ़ाया है व्हीट क्रॉप का। तो पहले जो व्हीट क्रॉप 1925 रुपए प्रति क्विंटल में मिलती थी, वो अब 1975 रुपए प्रति क्विंटल में मिलेगी। अभी अपकमिंग जो राबी सीजन है, जो कि विंटर क्रॉप है आपका, जिसमें गेहूं पैदावार होगी। और ये जो दाम बढ़ाए गए हैं ना, आपका जो एमएसपी बढ़ाया गया है, ये केवल व्हीट के लिए नहीं बढ़ाया गया है, ये कुछ और क्रॉप्स के लिए बढ़ाया गया है। जैसे कि आपका ये ग्राम के लिए बढ़ाया गया है, बार्ले के लिए बढ़ाया गया है, मसूर दाल, सैफ्लावर, रेपसीड, मस्टर्ड, इन सब चीजों के लिए भी इस एमएसपी को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपको अब तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, समझ में आ ही गया होगा कि एपीएमसी को जो हटा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसलिए हटा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एपीएमसी में करप्शन होता है। जो मिडिलमैन होते हैं वो जो गांव के किसान हैं उनसे पैदावार को बहुत कम दाम में खरीदते हैं और आगे बहुत ज्यादा दामों में बेचते हैं। तो ये मिडिलमैन बहुत पैसा कमाते हैं। कहा जाता है कि ये मिडिलमैन बोली लगाते हैं राज्य सरकार की पॉलिटिशियंस के सामने लाइसेंस लेने के लिए। इसलिए इस तरीके के करप्शन को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एपीएमसी की बादशाहत को खत्म कर रही है। बट बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रो कॉर्पोरेट देखा जाता है। रिलायंस और अदानी रिसेंटली अभी फूड रिटेल इंडस्ट्री में घुसे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट मंडी बनेगी तो इन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को फायदा होगा। अभी इन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को फायदा होगा तो एपीएमसी जो कि राज्य की सरकारों के अंदर काम करती हैं उनको नुकसान होगा, और उसी एपीएमसी में जो एमएसपी का प्रोक्योरमेंट होता है वो भी कम होगा। तो अब देखते हैं, वैसे तो पास हो ही गया है, ये नियम कानून बन गया है। अब ये नियम कानून कैसा है ये आने वाले 1 या 2 सालों में पता चलेगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, नेवी की पहली वुमेन एयरबॉर्न टेक्नीशियंस। टेक्नीशियंस मतलब वो नेवी ऑफिसर्स जिनको कॉम्बैट ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो वॉरशिप्स पे डिप्लॉयड रहते हैं। तो पहली वुमेन एयरबॉर्न टेक्नीशियंस को इंक्लूड कर लिया गया है, जिनका नाम है ये आपका एसयूबी लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। इस पोस्ट को सब लेफ्टिनेंट कहा जाता है। तो कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह ये पहली वुमेन एयरबॉर्न टेक्नीशियन है इंडिया में जो कि वॉरशिप के डेक से ऑपरेट करेंगी। यानी कि ये वॉरशिप पे डिप्लॉयड रहेंगे। और आपको पता है कि वॉरशिप ओशंस में घूमते रहते हैं। इन वॉरशिप्स का बहुत सारी चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पायरेसी को रोकने के लिए, हमारी इंडिया की जो वाटर्स हैं, टेरिटोरियल वाटर्स हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे अब ये वुमेन ऑफिसर्स डिप्लॉयड रहेंगी। 2 और वुमेन ऑफिसर्स का यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट अफनान शेख, सब लेफ्टिनेंट कृष्मा आर, तो ये भी पास आउट हुई हैं। ओके, तो इनको ओवरऑल परमानेंटली, मतलब परमानेंटली क्या, इनकी सर्विसेज बदलती नहीं, इनको वॉरशिप्स पे डिप्लॉय किया जाएगा, हेलीकॉप्टर एक्सरसाइजेस में इनको इन्वॉल्व किया जाएगा और बाद में इनको कॉम्बैट ऑपरेशंस में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ये एक मेजर स्टेप है। आप कह सकते हो कि वुमेन के अगेंस्ट जो टैबू है खासकर आर्मी नेवी में, उसके अगेंस्ट ये एक स्टेप है। फिर नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है, पाक एक्शन ऑन 26/11 अंडर द स्कैनर। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बातचीत शुरू हो गई है कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट के स्टेटस पे क्या करना है। मीटिंग 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगी और यहाँ पे बातचीत इस बारे में खासकर हो रही है कि पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट था 26/11 अटैक्स में, जो इंडिया में मुंबई में अटैक्स हुए थे उनके ऊपर, और उन अटैक्स को जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया उनके अगेंस्ट पाकिस्तान की सरकार ने क्या एक्शन लिया है। इसके बारे में एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप, जो कि FATF का ग्रुप है, वो मीटिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है। अभी आप देखोगे इस ग्रुप में 9 मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। कहीं ना कहीं चाइना पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को यहां पे बचाने की। तो आगे आने वाले समय में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि 21 से 23 अक्टूबर की मीटिंग के बाद शायद चाइना का जो ग्रे लिस्ट स्टेटस है इसको कंटिन्यू किया जाएगा। शायद इसको ग्रे लिस्ट के स्टेटस से ना हटाएं और शायद इसको डाउनग्रेड भी ना करें। यानी यह कहा जा रहा था कि शायद चाइना को ग्रे लिस्ट से उठा के ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाए, बट शायद ब्लैक लिस्ट ना किया जाए क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा प्रेशर है पाकिस्तान को बचाने में। जनरल स्टडीज पेपर 3 में यह चीज आपको काम आएगी। फिर ताइवान की बात कर लेते हैं। 1949 में जो सिविल वॉर हुआ था, उस सिविल वॉर के बाद
एक गवर्नमेंट ताइवान में रिस्ट्रिक्ट हो गई थी जिसने अपने आप को बोला रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी की थी जो कि आपकी चाइना के मेनलैंड में हो गई थी उसको बोला गया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस कोमिंटांग पार्टी के बीच में लड़ाई चलती थी। कोमिंटांग पार्टी की चियांग काई शेक थे, ये चले गए थे ताइवान, और ताइवान एक अलग कंट्री बनी, वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। तब से ताइवान चाइना से अलग है। ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलता है, बट चाइना ये बोलता है कि ताइवान हमारा पार्ट है। चाइना ने पूरी कोशिश की है कि वो ताइवान को इंडिपेंडेंट ना होने दे, इंटरनेशनल रिलेशंस बाकी देश ताइवान के साथ ना बनाए। कहीं ना कहीं यूएसए ने भी शुरुआती दौर में चाइना की बात को मान के ताइवान के साथ रिलेशंस नहीं बनाए, लेकिन अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि यूएस का ओपन सपोर्ट जा रहा है ताइवान के लिए, जिससे चाइना ना खुश है। चाइना का कहना है कि ताइवान हमारा है। अक्सर कर ताइवान की एयर स्पेस में चाइना के मिलिट्री जेट्स नजर आ जाते हैं। ताइवान भी अपने टैंक और जो भी उनके पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उसको डिप्लॉय करके खड़े हैं। अगर कोई अटैक हुआ तो ताइवान भी इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला नहीं है। अगली न्यूज, मोदी राजापक्सा वर्चुअल समिट ऑन सितंबर 26। देखिए 26 सितंबर को मोदी साहब और जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्सा, इनके बीच में एक वर्चुअल समिट होगी। पिछले एक साल में कई वर्चुअल समिट्स हो चुकी हैं, ठीक है, मोदी साहब के बीच में और महिंदा राजापक्सा साहब के बीच में, मोदी साहब के बीच में और जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्सा, इनके बीच में। गोटबाया राजपक्सा, महिंदा राजपक्सा दोनों भाई भाई हैं। यहां पे श्रीलंका आप कह सकते हैं कि फिर से डिमांड करेगा शायद इंडिया से कि उनको डेप्ट मोरेटोरियम दिया जाए, यानी अभी के लिए श्रीलंका ने जो भी पैसा इंडिया से ले रखा है उसके ऊपर थोड़ा डेप्ट मोरेटोरियम दिया जाए, नहीं कि उस डेप्ट को थोड़ा आगे एक्सटेंड किया जाए और कुछ एडिशनल करेंसी स्वैप्स दिए जाए। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा जी ने मई में मिस्टर मोदी के साथ बात करके 1.1 बिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप फैसिलिटी की रिक्वेस्ट रखी थी। साथ साथ जो पैसा श्रीलंका को इंडिया को लौटाना है उसके ऊपर डेप्ट मोरेटोरियम की रिक्वेस्ट रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अभी तक इस रिक्वेस्ट पे हामी नहीं भर रहा है, क्योंकि इंडिया को एक सेटबैक मिला है। एक्चुअली में इनका एक कोलंबो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट था। अभी इस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट को इंडिया और जापान एक्वायर करने वाले थे और श्रीलंका की सरकार के साथ मिलकर चलाने वाले थे। अभी कहीं ना कहीं इस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट में जो 70% बिजनेस था वो अदानी ग्रुप देख रहा था। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप इन्वॉल्व था इस कोलंबो पोर्ट के इस टर्मिनल प्रोजेक्ट में, और कहीं ना कहीं अगर इंडिया के पास इस टर्मिनल प्रोजेक्ट की ओनरशिप आ जाती तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेन था। बट श्रीलंका के जो डोमेस्टिक एलिमेंट्स हैं वो इसका अपोजिशन करने लगे। वो ये बोलने लगे कि हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया, अब ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट को इंडिया ऑक्युपाई कर लेगा, तो जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो हमारे एसेट्स को बाहर के देशों को बेच रहा है, तो इंडिया के हाथ से फिलहाल के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है श्रीलंका से नाराज हो। हालांकि श्रीलंका बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक है। यहां पे 13th अमेंडमेंट की भी बात होगी। अभी जब महिंदा राजापक्सा जी और मोदी जी के बीच में बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं 13th अमेंडमेंट के प्रोविजन से रिलेटेड बातचीत हो रही है, इस चीज को भी फॉलो किया जाएगा। क्या हुआ था, इंडो लंका अकॉर्ड हुआ था 1987 में। आपको पता है ना श्रीलंका में बहुत लंबे समय के लिए सिविल वॉर चला है। तो 1987 में एक इंडो लंका अकॉर्ड हुआ था जिसके चलते प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गई थी और जो लोकल लीडरशिप थी इनको ताकत दी गई थी। यह बोला जा रहा है कि क्या इन प्रोविंशियल काउंसिल्स को अबॉलिश कर दिया जाएगा। इसके ऊपर जो अभी देखिए 13th अमेंडमेंट को हटा के 14th अमेंडमेंट को लाने की बातचीत करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोविंसेस हैं नॉर्थ श्रीलंका की जहां पे तमिल पॉपुलेशन डोमिनेंट है, उनको यह डर है कि कहीं इस 14th अमेंडमेंट के चलते हमारे प्रोविंशियल काउंसिल्स ना चले जाएं, हमारी जो ऑटोनॉमी है ना चली जाए। तो क्या उनको भी इस डिस्कशंस में डिस्कस किया जाएगा, इस चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन है। फिर भाई पाकिस्तान से न्यूज निकल के आ रही है। पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जी, उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पे अपोजिशन हो रहा है। पाकिस्तान की अपोजिशन की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है जिसको नाम दिया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की रूलिंग गवर्नमेंट तहरीके इंसाफ के अगेंस्ट। इस अपोजिशन मूवमेंट का यह बोलना है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसको बनाने में आर्मी का हाथ है। सीधे सीधे तो ये नाम नहीं ले रहे हैं, बट ये बोल रहे हैं कि बनाने में आर्मी का हाथ है। कहीं ना कहीं
ये जो अपोजिशन है उसका ये बोलना है कि पाकिस्तानी आर्मी लगातार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है, जबकि पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से आर्मी को पॉलिटिकल चीजों में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहां पे इमरान खान की लीडरशिप के अगेंस्ट आवाज उठाई जा रही है। तो अब देखिए इन सारे प्रोटेस्ट में क्या निकल के आने वाला है। फिलहाल पे जो तहरीके इंसाफ पार्टी है आपकी इमरान खान की, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कर कौन रहा है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि सारे अपोजिशन पार्टीज का एक ग्रुप है। फिर आगे बात करते हैं। बोट्सवाना में 330 एलिफेंट्स की मृत्यु हुई है। बोट्सवाना साउथ अफ्रीका के साउदर्न एज पे है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउदर्न एज पे है। आप कह सकते हो साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसका नॉर्दर्न बॉर्डर है आपका बोट्सवाना। तो बोट्सवाना में ऐसा कहा जाता है कि भैया पानी में एक साइनोबैक्टीरिया ने कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस किया। अभी साइनोबैक्टीरिया हमेशा हार्मफुल नहीं होते, बट कभी कभी अगर कंडीशंस अच्छी ना हो तो ये टॉक्सिन्स पैदा कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, और इन टॉक्सिन्स को इनहेल करने की वजह से बोट्सवाना में 300 एलिफेंट्स की मौत हो गई है। कुछ समय पहले जिम्बाब्वे में भी ऐसे ही 25% एलिफेंट करकैसेस मिले गए थे। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हो सकता है कि एलिफेंट स्मगलिंग हो रही हो। तो जो एनिमल के टस्क थे, जो दांत थे, जो व्हाइट रंग का एक स्ट्रक्चर नहीं निकला रहता है आपकी एलिफेंट की नोज से, वो नहीं निकाले गए थे। तो कहीं ना कहीं ये इलीगल पोचिंग या स्मगलिंग का मामला नहीं था, ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका सीधा इफेक्ट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ वाले हिस्से में जाएंगे तो वहां पे जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो ओवरऑल दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग के दुगने रेट से हो रही है, जिसके चलते बहुत पोटेंशियल इंपैक्ट हो रहा है वहां के क्लाइमेट चेंज पे। साइनोबैक्टीरियल ब्लूम्स देखने को मिले हैं, और ये साइनोबैक्टीरियल ब्लूम्स जितना एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना ही पीपल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में ये एक एग्जाम्पल निकल के आता है। फिर अभी रिसेंटली एक जवाब दिया है, मतलब पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का जवाब आया है कि भैया अप्रैल से अगस्त के टाइम पीरियड में चाइना से आने वाले इंडिया में जो इंपोर्ट्स हैं वो 27.6% से गिरे हैं। तो अगस्त में $4.98 बिलियन के इंपोर्ट्स आए चाइना में, जुलाई में $5.58 बिलियन की इंपोर्ट्स आए चाइना में। ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल साहब ने एक रिटर्न रिप्लाई दिया लोकसभा को। ओके, और ये पिछले साल से लमसम 28% कम है। जब मोस्ट फेवर्ड नेशन पे सवाल पूछा गया तो जो मिनिस्टर है उन्होंने जवाब दिया कि अभी के लिए चाइना के साथ जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है उसको हम हटाने वाले नहीं है। सवाल उठता है कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है? तो देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस उस कंट्री को दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत से ट्रेड पार्टनर्स हैं, चाइना है, यूएई है, और बहुत से ट्रेड पार्टनर्स। अब इनके साथ हम अलग से कोई एग्रीमेंट साइन कर लें तो एक अलग बात है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम सारे पार्टनर्स को बराबर के साथ ट्रीट करेंगे। तो जैसा हम चाइना के साथ ट्रेड को ट्रीट करेंगे वैसा ही वियतनाम के साथ करेंगे, वैसा ही यूएई के साथ करेंगे, वैसा ही यूरोप, वैसा ही यूएसए। तो ये बोला गया कि भाई चाइना को भी एमएफएन स्टेटस है, यानी चाइना के खिलाफ हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ट्रेड में। और अभी के लिए एमएफएन स्टेटस को हटाया नहीं गया चाइना को। रीजन ये कि देखें, हम चाइना के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगा सकते। इकोनॉमिकली पैसों के मामले में हम चाइना पे बहुत हद तक डिपेंडेंट हैं। ज्यादातर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो चाइना की फंडिंग से चल रहे हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाइना का पैसा, चाहे वो एफडीआई के फॉर्म में हो, चाहे वो एफआईआई के फॉर्म में हो, वो इंडिया की इकोनॉमी में लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसी इकोनॉमिक डिपेंडेंस का फायदा उठा के चाइना एलएसी पे भी हमको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना का एमएफएन स्टेटस हटाने से अभी मना कर दिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। वो सही भी है, चूंकि अगर चाइना इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने पे आ गया तो इंडिया को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।